नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे चैप्टर का नाम है भारत के खनिज तत्व। हम आज भारत के खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत के खनिज तत्व। देखिए, अब पेपर का समय आना शुरू हो गया है। लगभग गवर्नमेंट का सब कुछ तय हो गया। आज ही पेपर में दिया था 37,000 लगभग माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा में पद के लिए। अब मैंने वो आपका हो चुका है सब कुछ क्लियर। तो अब देखिए, जल्द से जल्द वैकेंसी भी आएगी, इसलिए अपनी तैयारी आप शुरू रखिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप अपने पढ़ाई जब तक चल रहा है एकदम कंटिन्यू इसी रफ्तार में आप बनाए रखिए, ठीक है। तो आइए, आज हमारा भूगोल का ये चैप्टर है भारत के खनिज तत्व। भारत के खनिज तत्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है नोट कर दिया है मैंने, ठीक है। देखिए, खनिज तत्वों का जो भंडारण है ना, पहले हम खनिज तत्वों का भंडारण में पढ़ेंगे। हम आपको खनिज तत्वों के भंडारण से इस चैप्टर से पहले ही आपको बताया था, जो हमारा समुद्र तट है, समुद्र तट या अपतटीय जो क्षेत्र होता है वो खनिज भंडारण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लैंड एरिया के अकॉर्डिंग जो वाटर एरिया होता है, यानी जो सी बाउंड्री होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं। बात क्लियर। इसलिए जो हमारा समुद्री क्षेत्र होता है वह खनिज तत्वों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे होंगे ये जितने हमने बनाए, या तो ये अपतटीय हैं या एकदम तट के पास में है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको तट से रिलेटेड ही जितने आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, तो इन्हीं बातों से हमें यह पता चलता है कि जो तटीय क्षेत्र होता है और अपतटीय क्षेत्र होता है, इस पे खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एरिया होती है। पहला बात देखिए, जब हम खनिज तत्वों का अध्ययन करते हैं तो खनिज तत्वों के अध्ययन में हम 3 प्रकार के खनिजों का अध्ययन करते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और आपका पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पेट्रोलियम ही है। क्या है? पेट्रोलियम ही है। हम देखेंगे, देखिए, जो समुद्र तट एरिया है उसके 200 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील तक कोई भी कंट्री ये आपका वहाँ से खनिज तत्वों का दोहन कर सकता है। जब अब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, उस पहले चैप्टर में इन तीनों 200 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 12 नॉटिकल मील, यानी समुद्रिक प्रदेश, इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन यानी EEZ के बारे में हम सारी बातें हमने चर्चा किया है। उसी के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे हमारा EEZ। देख रहा है ना आपको, यहाँ EEZ दिख रहा होगा। EEZ का मतलब होता है इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन, यानी यहाँ इस आधार रेखा से, तटीय आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक कोई भी कंट्री अपने समुद्री तट से खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए, जो भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, भारत में जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का दोहन होता है, कहाँ से होता है? मुंबई हाई से। देखिए, हमने बनाया यहाँ से, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से दोहन होता है, तो मुंबई हाई से। भारत में लगभग 60%, कहाँ है? भारत में लगभग 60% पेट्रोलियम का दोहन हम मुंबई हाई से करते हैं। जो भी कहाँ है देख रहे हैं ना आपको, ये भी किसमें? अपतटीय इलाका में है। एक आपका पड़ता है यहाँ उड़ीसा में पड़ता है रावा तट, देख रहा है ना, ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के मुहाने पर एक पड़ता है रावा तट। रावा तट आपका जो है, यहाँ पर संभावनाएं तलाशी गई हैं। क्या होगी? यहाँ पर संभावनाएं तलाशी गई हैं, जो आपके पेट्रोलियम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एरिया ये भी माना जा रहा है। ये सारे पॉइंट एक एक आप अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है। अब आइए देखिए, अब हम देखेंगे मूल्य की दृष्टि से। जो मूल्य है, देखिए, दो दृष्टि से होता है। मूल्य की दृष्टि से सबसे जो खनिज तत्वों में सबसे जो महंगा होता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्या होता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। दिख रहा है? देखिए, अपतटीय क्षेत्रों का खनिज मूल्य है आपका, आज हम बता दें। जो ये अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो तटों के किनारे जो समुद्री एरिया में होते हैं, जो इस एरिया में पाए जाते हैं ना आपके खनिज तत्वों के भंडारण, इन खनिज तत्वों के भंडारण पर उस राज्य का अधिकार नहीं होता है। इस पॉइंट का आप रखेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि जो अपतटीय क्षेत्र का मतलब है तट के जो बाहर का भाग है, जो समुद्री वाला भाग है, उस क्षेत्र में जो
कोई भी खनिज संसाधन पाएगा उस राज्य का उस पर अधिकार नहीं होगा, उस पर केंद्र का अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। और उसका जितना आय और व्यय होगा वो किसके निगरानी में होगा? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे देख रहे हैं कि हम एग्जांपल के ले लेंगे इस मुंबई हाई को, इस मुंबई हाई पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ना कि मुंबई सरकार का। ठीक है, क्लियर होगी बात? इतनी देर से समझ में आ गई। आइए आगे हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये बात हमारे समझ में। अब देखिए हम यहाँ देख राज्यों में, ये तो हो गया बात हमारी किस दृष्टि से, अब तटीय क्षेत्र के। लेकिन राज्यों में सबसे ज्यादा उड़ीसा और झारखंड, खनिज तत्वों के मामले में सबसे ज्यादा भंडारण उड़ीसा में है, उसके बाद किस में है? झारखंड में। किस कहाँ है? सबसे ज्यादा झारखंड में। क्लियर है? तो ये हमारा था पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से भंडारण कुछ एरिया जिसको हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य। देखिए यहाँ जो मैं भी बता रहा था ना, ये जो आपका उड़ीसा और झारखंड ये है, लेकिन जैसे उड़ीसा में पड़ता है रावत, ये संभावनाएं तलाशी गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? गुजरात राज्य में। कहाँ होता है? गुजरात राज्य में। क्लियर हो गया बात? आइए अब हम आगे का देखते हैं। देखिए अब जब हम खनिज तत्वों में लोहा, देख रहे हैं ना, खनिज तत्वों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोहा का है। किसका है? लोहा, लौहांश का। क्लियर? किसका? लौहांश और लोहांश का है। इसी का हम यहाँ आज पूरे हम पढ़ेंगे। यहाँ आपको जितने फिगर में दिख रहा होगा ना, इन फिगर में हमने क्या बनाया है? पूरा लोहा एरिया बताया, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलिए और एक बात देखिएगा कि जो ये पूरा एरिया है ना, ये कहीं ना कहीं दक्षिणी भारत में आ रहा है। किस में आ रहा है ना? प्रायद्वीपीय भारत में आ जा रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि जो पेट्रोलियम या खनिजों का भंडारण है, क्या है? जो खनिजों का भारत में भंडारण है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा आपके दक्षिणी भारत में खनिजों का भंडारण पाया। देख रहे हैं आप जितनी सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये सब किसके पार्ट है? प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट है। क्लियर हो गई बात? आइए अब देखिए हमारे देशों में अलग अलग क्षेत्रों में खनिज की पेटियां पाई जाती हैं। देख रहे हैं ना, हमने ये पेटियां बनाई है। क्या बनाई है? पेटियां पाई है, ये पेटियां बनाई है। इन खनिज की देख रहा है कि ये आपको भाग दिख रहा है, ये भाग, लेकिन सबसे समृद्ध पेटी कौन सी है? ये बात आती है हमारे। देखिए सबसे समृद्ध पेटी छोटा, यही क्या है? छोटा नागपुर पठार। क्या है? ये छोटा नागपुर पठार है। ये जो क्या है? खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पाई जाती है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पाई जाती है। क्लियर बात होगी? अब देखिए हमसे यहाँ से आपको एक पॉइंट लिखा है कि इस जो छोटे नागपुर पठार को हम क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। अब रूर प्रदेश क्यों बोलते हैं? जो रूर प्रदेश है ये जर्मनी के एक जगह है, वहां से हम लिया है जहां राइन नदी प्रवाहित होती है। उसी राइन नदी के एरिया को हम रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश भी खनिज संसाधनों की दृष्टि से पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है। उसी अकॉर्डिंग भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है सबसे महत्वपूर्ण पाया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? रूर प्रदेश बोलते हैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको खनिजों का हृदय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खनिजों का हृदय। क्या बोला जाता है? खनिजों का हृदय। क्लियर हो गया बात? ये इतनी बात आपकी थी। अभी हम चर्चा करेंगे कौन सी जिले में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहली बात अब देखिए हमारा जो चौथा पॉइंट है ना, देखिए जो ये लोहा मैग्नीज जो खनिज पाए जाते हैं, जो देखिए ये कहाँ पाए जाते? धरवाड़ क्रम की चट्टानों में। हम अभी देखिए हमारा एक चैप्टर चट्टानें छुटी हुई हैं, हम उनकी चर्चा अगले में करेंगे। तो जो ये हमारे चट्टान जो लोहा पाया जाता है किस क्रम की? धरवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, निकल, ये जो धात्विक खनिजें हैं ये धरवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। इसको बार बार ये पूछा जाता है, इसको आप हमेशा नोट करके रखेंगे। देखिए खनिजों में लौह सबसे, जो खनिजों में लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्या होता है? लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सारे खनिजों में। लेकिन इसका दुनिया में भारत जो है चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है? भारत जो है चौथा बड़ा सबसे ज्यादा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा कौन सा है? चीन है। क्या है? हम लिख देते हैं सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? चीन है। अब भारत जो है चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्लियर होगी बात? अब देखिए इसी लोहे में हम धात्विक खनिजों में दो प्रकार के खनिजों का पढ़ते हैं, एक लौहांश, एक होता है अलौह। एक होता है लौह, एक होता है अलौह। दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने देखा है ना कि आपको, जैसे अलौह में हम देखते हैं जैसे सीसा, जस्ता हो गया, अलौह हो गया, बालू हो गया,
आपका इस तरह की जो चीजें आती हैं किसमें, अलॉय में आती है। जैसे आप, और लौह में क्या हो जाएगा, लोहा, मैग्नीज, सोना, ये सब क्या, निकल, ये सब किस में आ जाएंगे आपको, लौह में। क्लियर होगी बातें। आइए उसके बाद ईंधन खनिज आपको बता ही दिया। अब अगला पॉइंट है हमारा, देखिए चूना और बलुआ, यहाँ से मैंने 2-3 बता दें। जो धरवाड़ क्रम में लोहा मैग्नीज पाया जाता है। जो विंध्यन क्रम के है, किसमें, विंध्यन क्रम में क्या पाया जाता है, चूना और बलुआ पत्थर। इसको भी नोट करिए, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। अब जब कोयला बार बार पूछा जाता है, कोयला किसमें, गोंडवाना लैंड में, किसमें, गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र होता है वहाँ कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा, पेट्रोलियम किस तरह के चट्टानों में पाई जाती है। टर्शियरी युग की चट्टानें उसमें पेट्रोलियम पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, टर्शियरी युग में पेट्रोलियम पाई जाती है। क्लियर होगी बात। आगे आइए, देखिए सबसे ज्यादा जो खनिज है, मैं अभी चर्चा कर रहा था, जो सबसे ज्यादा खनिज है ये कहाँ है आपका, दक्षिणी भारत में। कहाँ है आपके, ये दक्षिणी भारत जो दिख रहा है, वहां सबसे ज्यादा खनिजों का पाया जाता है। क्लियर बात। अब देखिए उत्पादक की दृष्टि से, मैं अभी चर्चा कर रहा था, उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राजील आता है, भारत आता है। क्लियर, क्या आता है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत का चौथा स्थान है। आइए अब देखिए, हम इन लौह खनिज तत्वों में हम पढ़ेंगे बेसिकली लौह के बारे में। किसके बारे में, लौह के बारे में। किसके बारे में, लौह। देखिए लौह क्या है, लौह के 4 किस्म होते हैं। कितने किस्म होते हैं, 4 के। कौन सा, मैग्नेटाइट पहला किस्म है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडोराइट। ये जो 4 किस्म के हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, आपके लौह के 4 किस्म होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट, सीडोराइट। अब इन चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो उच्च कोटि का होता है वो मैग्नेटाइट होता है। कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। अभी हम देखिए वहां पर हमने लिखे हैं, सारी बातों हम चर्चा करेंगे, कौन कौन कहां कहां पाया जाता है। क्लियर बात। और आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारे मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट कहां कहां पाया जाता है, क्या है, कहां कहां पाया जाता है। देखिए पहला हमारा है कुद्रेमुख। क्या है, कुद्रेमुख दिख रहा है आपको, ये कुद्रेमुख हो गया। कुद्रेमुख के बाद आपका मिलेगा गोवा, सलेम, कोझिकोड। देखिए कोझिकोड, गोवा और सलेम दिख रहा है ना। कहां कहां पाया जाता है हमारा मैग्नेटाइट, ये पाया जाता है हमारा गोवा, कुद्रेमुख, कोझिकोड और सलेम। कहां कहां, गोवा, कुद्रेमुख, कोझिकोड, सलेम में कौन सा पाया जाता है, मैग्नेटाइट। कौन सा पाया जाता है, मैग्नेटाइट। दिख रहा है ना आपको। हम इसको एक बार इसको इरेज कर दें, तो जो जितने ये एरिया हैं आपको, ये और ये कोझिकोड और ये चारों कहां पाए जाते हैं आपको, ये चारों कहां पाए जाते हैं, जो चारों है ना, ये क्या सा मैग्नेटाइट है, जो सर्वोत्तम किस्म के हैं। कहां, गोवा, कुद्रेमुख, कोझिकोड और सलेम में। ये कि अब ये हेमेटाइट कौन सा है, हेमेटाइट जो है, देखिए हमने क्या बनाया है, यहाँ हेमेटाइट बनाया है। जो ये हेमेटाइट है, हेमेटाइट कहां पाया जाता है आपका, छोटा नागपुर पठार पे। क्या है, छोटा नागपुर पठार पे। छोटा, ये जो क्या है, दूसरा सबसे सर्वोत्तम कोटि का लोहा होता है। कौन सा, हेमेटाइट। कौन सा, हेमेटाइट। अब देखिए हम इनको देखेंगे किस किस है, ये बात होगी। और थोड़ा हम लिमोनाइट के देख लेंगे, और लिमोनाइट और सीडोराइट। क्या है, लिमोनाइट और सीडोराइट, ये सबसे निम्न कोटि का पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। क्या है, इन दोनों, इनका हमने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तो इनको छोड़ ही देते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, बार बार पूछा नहीं जाता। क्लियर बात। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो लौह अयस्क के धारवाड़ क्रम और कुड़प्पा क्रम में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर बात। देखिए जो लौह अयस्क के कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, धारवाड़ क्रम और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब मैं आपको बताया था जो धारवाड़ क्रम और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में, और कहाँ है, कर्नाटक, उड़ीसा, कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। देखिए अब यहाँ से जो लौह अयस्क है कहाँ से, किन राज्यों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हम आपको दिखा देते हैं कि भंडारण की दृष्टि से, दोनों पढ़ेंगे, भंडारण की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से। देखिए इसमें भंडारण और उत्पादन के दोनों की दृष्टि से झारखंड तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे है, झारखंड तीसरे नंबर पे है। कर्नाटक और उड़ीसा का स्थान चेंज होता रहता है। देखिए आप जैसे भंडारण की दृष्टि से देखेंगे तो कर्नाटक सबसे ज्यादा है, और उड़ीसा उत्पादन की दृष्टि से, और उड़ीसा सेकंड नंबर पर भंडारण है, लेकिन यहाँ कर्नाटक सेकंड नंबर पर। ठीक है ना। तो इसे जब आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, झारखंड दोनों में उत्पादन और आपके भंडारण दोनों में क्या है, दूसरे स्थान पर है। बात क्लियर हो गया। अब आइए हम यहां से देखते हैं
भारत में प्रमुख क्षेत्र किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या है, किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये लौह। देखिए पहला हमारा उड़ीसा, क्या है, देखिए उड़ीसा है ना, मैं आपको बता, देखिए यहाँ है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह तीन राज्य हैं। इन 3 राज्यों में ही छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। इन्हीं तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। क्लियर बात। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा उड़ीसा का देखिए एक सिंहभूमि जिला आपको दिख रहा है ना, नीवा मंडी, हम बता रहे हैं आपको, नीवा मंडी, कोझर जिला और गुरु माहिसनी, क्या है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कौन सा है उड़ीसा में, ये सिंहभूमि जिला दिख रहा है। कौन सा जिला दिख रहा है, सिंहभूमि जिला, कोझर जिला और गुरु माहिसनी जिला, 3 जिले हैं ना आपको उड़ीसा में। ये तीनों जिले किसके दृष्टि से, ये आपके लौह दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर बात हो रही है। एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा, एक एक पॉइंट को आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। अब आइए दूसरा हम देखते हैं, यहां देख रहे हैं एक बादाम पहाड़ दिख रहा है। ये बादाम पहाड़ जो है गुरु माहिसीना माने मयूरभंज जिला में ही स्थित है। ये कहाँ है, उड़ीसा में ही है। कहाँ है, उड़ीसा में ही स्थित है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं आपको, ये क्या है, इला राजहंस और बैलाडीला, ये दोनों छत्तीसगढ़ के जिले हैं। कहाँ है, ये दोनों छत्तीसगढ़ के जिले हैं। आपको दिख रहा है ना, इलाई राजहंस और बैलाडीला, ये कहाँ है, इला राजहंस पाया जाता है आपको दुर्ग में, और जो ये आपको बैलाडीला ये दंतेवाड़ा में, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है जो पाया जाता है। क्लियर बात हो गई। तो हम झारखंड की बात कर लिए आपको, और किसकी बात कर लिए, छत्तीसगढ़ की। अब देखिए कर्नाटक, क्या है, यह है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में एक हमारा स्थान है बैलाडीला। कौन सा स्थान है, बैलाडीला तो छत्तीसगढ़ में पड़ रहे थे, ये बैलाडीला। अभी हम कर्नाटक में आइए अब हम कर्नाटक को देखते हैं। कर्नाटक में 3 बाबा बुदन दिख रहा है आपको, कौन सा, कर्नाटक में बाबा बुदन है और सिंदूर है, ये है सिंदूर है। देखो बाबा सिंदूर पहाड़ी किसमें है, बेलारी जिला में। किस जिला में है, बेलारी जिला में है। ये पाया जाता है आपको कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। अब देखो तमिलनाडु में स्लेम, ये मैं बताया आपको, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी लौह अयस्क का केंद्र है। कहाँ पाया जाता है आपका ये, तमिलनाडु में। अब आ जाए केरल में कोझिकोड, ये जो कोझिकोड है कहाँ है, केरल में। कहाँ है, केरल में। और महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कहाँ है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी। दिख रहे हैं, ये बाबा बुदन और सिंदूर पहाड़ी कहाँ है आपको, कर्नाटका में, ठीक है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, केरल में कोझिकोड, कुद्रेमुख और तमिलनाडु में सलेम। इस तरह से इन भंडारणों के साथ ही पूरा हमारा फैला हुआ है। तो ये लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आज का हमारा जो खनिज तत्व था, इसमें अभी देखिए अभी कुछ ही खनिज तत्व हमने लिया है, अभी कुछ खनिज तत्व ही बाकी हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम अभी मैग्नीज वगैरह है, इन अभी तो हमने केवल लौह और लोयांश के बारे में पढ़ा, मैग्नीज वगैरह हमारा पूरा बाकी ही है। इन सबों का हम अगले नेक्स्ट इसके वीडियो में, देखिए ज़्यादा इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारा आधा खत्म हो गया, आधा नेक्स्ट पार्ट में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।